हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर द फ्यूचर एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर के फार्मूले और उसके जो भी डिफिनेशंस थे उसको डिस्कस किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हर चैप्टर के लिए हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं कि एक जो है फार्मूले का एक लेक्चर होता था और एक न्यूमेरिकल का अलग लेक्चर होता था। लेकिन कई स्टूडेंट ने ये शिकायत करी है कि सर इससे जो है दिक्कत होती है और कई फार्मूलों को जो है न्यूमेरिकल्स में जो है मतलब उसको रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा करिए कि थियरी और न्यूमेरिकल्स के जो है जो पूरा एक चैप्टर होता है उसके अलग अलग लेक्चर ना बना के एक कंप्लीट लेक्चर बनाइए, भले वो लंबा हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगले चैप्टर से हम लोग ये फॉलो करने वाले हैं कि अगले चैप्टर से जो भी चैप्टर होगा उसका पूरा थियरी, सारे फार्मूले, सारे न्यूमेरिकल केवल एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। और इससे आपको आसानी भी होगी कि एक ही लेक्चर में आपको जो है कंप्लीट एक चैप्टर का पूरा जो है सब कुछ इसी में मिल जाया करेगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको जो है आज ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं और अगले चैप्टर से एक चैप्टर का एक लेक्चर होगा जिससे आपको करने में, उसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया है वो है किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 अंश का कोण बनाते हुए 5 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, बल्कि उससे 30 अंश का कोण बनाती हुई दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो आपने एक फार्मूला देखा था कि अगर मान लीजिए बल इस दिशा में लग रहा हो, ये बल F है और ये अगर विस्थापन की दिशा है, ये इसको डी वेक्टर डी बोल दे रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, और इनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो आपने देखा था कि ऐसी स्थिति में किए गए कार्य के लिए जो फार्मूला होता था वो फार्मूला होता था W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको इसी फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमको बल का मान दिया हुआ है। ये बल का मान है 50 न्यूटन और ये जो 5 मीटर है ये विस्थापन का मान दिया हुआ है और ये 30 अंश जो है वो उनके बीच का कोण है। ठीक है, तो सभी मान को यहाँ पर रखेंगे तो W बराबर आ जाएगा बल का मान 50 गुणे विस्थापन का मान कितना है 5 गुणे कॉस थीटा का मान है 30 अंश और साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सबकी। 25 गुणे कितना हो जाएगा 50 गुणे 5 यानी 250 और ये गुणे में यहाँ पर इसका मान रखेंगे और ये मान कितना रखेंगे √3/2 और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 यानी 125 और ये √3 और ये कार्य है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 125/√3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 125 कड़ी में 3 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से, देखिए आपको सवाल में जो है उलझा रहे हैं। एक ट्राली को एक केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4 × 10³ न्यूटन का बल लगाकर, यानी बल का मान दिया हुआ है, बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ध्यान रखिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचने का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितना ऊपर खींचते हैं 5 मीटर ऊपर। यही तो मतलब होता है वेग का। 1 सेकंड में जो भी दूरी या विस्थापन होता है उसी को तो वेग या चाल कहते हैं। तो अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर खींच रहे हैं उस जो है ट्राली को, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर ऊपर जा रहा होगा, तो 2 सेकंड में 10 मीटर ऊपर गया होगा। ठीक है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ट्राली को पहाड़ पर पहुंचने में कुल 5 मिनट लगते हैं। यानी अगर वो 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर जा रहा था और ऐसे में भी उसको जो है ऊपर पहुंचते, एकदम ऊपर तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि इसमें कुल कितना कार्य करना पड़ा होगा। तो कार्य के लिए आप फार्मूला जानते हैं, फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कार्य बराबर बल गुणे में विस्थापन। और देखिए यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एकदम सेम है, कोई उनके बीच में कोण तो नहीं बन रहा है। ऊर्ध्वाधर बल भी लग रहा है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी हो रहा है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बल का मान तो दिया हुआ है यहाँ पर कि 4 × 10³ न्यूटन, लेकिन विस्थापन के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस पिंड को हम खींच रहे हैं वो 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर जा रहा है और वो पूरा खींचने में 5 मिनट लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना ऊपर वो विस्थापित हुआ होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर तो 5 मिनट में कितना, तो 1 सेकंड में अगर गया है ये 5 मीटर तो 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब कि इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। तो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर गया है तो 300 सेकंड में कितना जाएगा, तो 300 × 5। ठीक है, यानी 1500 मीटर ये विस्थापन का मान हो जाएगा।
और विस्थापन का मान आ गया, बल का मान सवाल में दिया है तो कार्य आ जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मान है 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ गुणे विस्थापन का मान है 1500 तो 15 × 4 ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 60 हो जाएगा और ये 2 और 0 लग जाएंगे और 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ और ये 10⁻³ यानी 10⁻6 और ये कार्य है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। यानी उस ट्राली को पूरा पहाड़ तक खींचने में किया गया जो कार्य होगा वो होगा 6 × 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक यात्री 20 किलोग्राम भारी अटैची को उठाए हुए क्षैतिज सड़क पर 5 मीटर चलता है तो व्यक्ति द्वारा अटैची पर किया गया कार्य, यानी कोई आदमी अपने सिर पर एक अटैची रखा हुआ है और उसको लेकर के, वो 20 किलोग्राम भारी है और उसको लेकर वो 5 मीटर आगे चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए दैनिक जीवन में कार्य का मतलब अलग होता है, यानी हम लोग कुछ भी करते रहते हैं तो उसको हम लोग कार्य या काम कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में कार्य तभी होता है जब पिंड पर बल लग रहा हो और उस बल लगाने की वजह से उस पिंड में विस्थापन हो रहा हो और इसके अलावा वो विस्थापन जो है बल के लंबवत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस है तभी जाके जो है हम फिजिक्स में उसको कार्य कहते हैं। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने ऊपर कोई बोझ लिए हुए है और बोझ लेकर वो आगे जो है चलता है और इसका भार दिया हुआ है। देखिए भार की दिशा आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर, ये नीचे की तरफ काम करता है और ये क्षैतिज दिशा में चल रहा है, विस्थापन कर रहा है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 और कोण 90 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है W = F(s) cos थीटा, थीटा की जगह पर 90 रख देंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो कार्य का मान क्या हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उठाने के लिए 4000 जूल कार्य किया गया तो पिंड को ऊंचा उठाया गया, यानी उस पिंड को कितना ऊंचा उठाया गया उस ऊंचाई का मान बताना है। और जितना भी ऊंचा उठाया गया, अगर हम ये मान लें कि h ऊंचाई तक उठाया गया तो आप जानते हैं कि किसी पिंड को किसी भी ऊंचाई तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो हम अगर ये मान लें कि पिंड को h ऊंचाई तक उठाया गया तो ये जो कार्य का मान दिया हुआ 4000 जूल, वास्तव में यही 4000 जूल इस पिंड का यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा के लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा है, U = क्या होता है mg × h। किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आप यहाँ पर W भी लिख सकते हैं, W = U = mgh। ठीक है, तो इसी U का मान 4000 दिया हुआ है, M का मान क्या है सवाल में 30 किलोग्राम, पिंड का द्रव्यमान 30 किलोग्राम दिया है, G का मान कुछ नहीं दिया तो आप जानते हैं 9.8 हमको इस्तेमाल करना होता है और H का मान यहाँ से आ जाएगा तो मान रख देंगे, ये आ जाएगा 4000 बराबर ये 30 × 9.8 और गुणे में H, और इसको हल करेंगे तो H बराबर 4000/30 और गुणे में 9.8 और इसको जब हल करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.6 मीटर। यानी उस पिंड को कितना ऊपर उठाया गया था, तो उस पिंड को 13.6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, इतना कार्य करके 4000 जूल कार्य करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है और उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है तो उनके वेगों में अनुपात बताना है। ठीक है, यानी दो पिंड चल रहे हैं और उसका द्रव्यमान अगर हम ये मान लें उनका द्रव्यमान m1 और m2 है तो m1 और m2 का अनुपात सवाल में दिया है 1:2 और उनके वेगों का अनुपात यानी v1:v2 का मान दिया हुआ है 1:8। तो कह रहे हैं कि उनके नहीं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ, v1 और v2 का तो अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जाओं यानी k1 और k2 का अनुपात दिया हुआ है 1:8, तो आपको वेगों का अनुपात बताना है। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा के लिए कि गतिज ऊर्जा k = 1/2 × m × v का स्क्वायर, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ से अगर हम ये फार्मूला लिख दें k = ½ mv², तो पहले वाले पिंड के लिए लिखेंगे तो k1 रहेगा, यहाँ m1 रहेगा, यहाँ v1 रहेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए लिखते हैं तो k2 बराबर हो जाता है ½ और यहाँ पर m2 और v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर दें, देखिए k1/k2 करेंगे तो k1/k2 बराबर ½ m1v1² अपान ½ m2v2² और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात सवाल में दिया है, द्रव्यमानों का अनुपात भी सवाल में दिया है, तो वेगों का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा। रख देते हैं मान, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना 1:8 बराबर और द्रव्यमानों का अनुपात m1/m2 का मान कितना 1/2
और गुणे में V1/V2 का, इसको लिख देते हैं V1/V2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे इसको अगर काट देंगे तो यह आ जाएगा 4, तो 1/4 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो 1/2 बराबर आ जाएगा V1/V2, अर्थात वेगों का अनुपात कितना आ जाएगा, V1 और V2 का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो 1:2 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मीटर प्रति सेकंड में वह लगभग गति जिस पर एक पोल वाल्ट के खिलाड़ी को दौड़ना चाहिए। पोल वाल्ट एक गेम होता है, आपने देखा होगा टीवी में कि एक पोल यानी एक डंडे को लेकर कोई दौड़ते दौड़ते हुए जाते हैं, फिर एक खास पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर जंप करते हैं और एक ऊंचाई तक जो है छलांग लगा लेते हैं। इसको हम लोग पोल वाल्ट कहते हैं। तो करें कि मीटर पर सेकेंड में वह लगभग गति बताइए जिससे उसको दौड़ना चाहिए ताकि वो 6 मीटर ऊंचाई तक कूद सके। तो आप जान रहे हैं कि अगर वो दौड़ते हुए जा रहा है यानी गति करते हुए जा रहा है, बाद में उसको ऊंचाई प्राप्त करना है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। और इसमें आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ था कि अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, कहने का मतलब कि जब उसका वेग बदलता है, यानी अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे आता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे में ऊर्जा संरक्षण का नियम हर जगह पर काम करता रहता है। और अगर पिंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मान लीजिए कि अगर कोई आदमी ये दौड़ते हुए पोल वाल्ट का खिलाड़ी ये दौड़ते दौड़ते आ रहा है और यहाँ पर फिर इसने छलांग लगा लिया, कितना ऊपर, तो 6 मीटर ऊंचाई पर जो है वो चला गया। और इसके पहले वो क्या कर रहा था, तो इसके पहले वो दौड़ रहा था। इसका मतलब कि उस खिलाड़ी की जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई होगी, तभी तो ये इस ऊंचाई तक गया होगा, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप ये लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा के, और गतिज ऊर्जा के लिए लिखेंगे 12 mv² और स्थितिज ऊर्जा के लिए लिखेंगे mg और h। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा और वेग का मान सवाल में पूछ रहे हैं और जो है ऊंचाई का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v² बराबर 2 × g × h। ठीक है, v² बराबर हो जाएगा 2 × g का मान रख दीजिए 9.8 और ये आ जाएगा h का मान कितना, तो h का मान दिया हुआ है 6। ठीक है, तो 6 × 2 12 और 12 का इसमें ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 9.8, यानी अगर 9.8 को आप 10 मानिए, तो अगर इसको आप 10 मानते हैं तो कितना आ जाएगा 120। तो v² का मान अगर लगभग 120 आया है तो v का मान वर्गमूल लेने के बाद कितना आ जाएगा। अब देखिए लगभग में मान पूछा हुआ है इन्होंने। अब अगर ये 120 है तो आप जानते हैं 11 का वर्ग करने पर 121 आता है। और जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन 11 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 12 दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ये दोनों, है ना। तो 11 और 12, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है, 11 का वर्ग करने पर 121 आता है। यानी जो 11 है वो हमारे आंसर के ज़्यादा करीब है, एग्जैक्ट तो नहीं है, और क्वेश्चन में पूछा भी है लगभग गति। ठीक है ना, तो अगर 120 का वर्गमूल लेंगे तो लगभग 11 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन में 11 ही दिया हुआ है तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। अब क्वेश्चन नंबर 7, 100 जूल की गतिज ऊर्जा से 1 किलोग्राम के पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह जिस ऊंचाई तक पहुंचकर लौटना प्रारंभ करेगा उसका मान बताना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फिर ये पिंड यहाँ से फिर नीचे लौटकर आना प्रारंभ कर देता है, और जिस ऊंचाई से ये लौटकर आना प्रारंभ करता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। और लौटना प्रारंभ इसलिए करता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका वेग घटते घटते क्या हो चुका होता है, 0, है ना। जहाँ पर इसका वेग 0 हो जाता है फिर वहीं से ये लौटना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए जब यहाँ से इसको फेंका जाता है एकदम ऊपर, तो जिस गति से ऊर्जा से इसको फेंका गया है, जैसे ये ऊपर धीरे धीरे जाता रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती रहती है और वही स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये पता करना है कि किस ऊंचाई से लौटना जो है प्रारंभ करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करें। देखिए 100 जूल इसको गतिज ऊर्जा दी गई थी, और गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है k = 12 mv²। ठीक है, और पिंड का द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है, नहीं द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर मान रख देते हैं 100 जूल यहाँ पर रखेंगे 1/2 × m × में v², और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 100 × 2, तो v का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 10 √2 मीटर पर सेकेंड,
यानी उस पिंड को जो वेग दिया गया था, प्रारंभिक वेग यहाँ से, उस वेग का मान था 10 कड़ी में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको v की बजाय u लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो इसको प्रारंभिक वेग दिया गया था पिंड को, वो हमको पता चल गया। और अगर जिस ऊंचाई से ये लौटना प्रारंभ कर रहा है उसके लिए बात करें तो आप जानते हैं कि ये यहाँ पर पहुँचेगा तो जहाँ पर v का मान 0 हो जाएगा वहीं से लौटना प्रारंभ कर देगा। तो इसके लिए हम गति का समीकरण इस्तेमाल करते हैं तीसरा वाला, और चूंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यानी गुरुत्व के विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसलिए माइनस होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, और अंतिम वेग अधिकतम ऊंचाई पर 0, u का मान 10√2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का मान कितना रखेंगे, सवाल में दे दिया है 10, और गुणे में यहाँ से निकल जाएगा h। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए तो ये जाएगा 20h इज इक्वल टू, इसका वर्गमूल लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 100 और गुणे में 2, तो h का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 बटे में 20 यानी कि 10 मीटर। यानी 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद वो पिंड नीचे लौटना प्रारंभ कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। तो लड़के द्वारा विकसित शक्ति बताना है। शक्ति या सामर्थ्य आप जानते हैं, इसका फार्मूला होता है P बराबर क्या, W/T, और W का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा। अब आप देख रहे हैं कि ये लड़का जो है दौड़ते हुए छत पर चढ़ता है, और वो भी कितने मीटर ऊंचाई पर, तो 9 मीटर। तो दौड़ते हुए जब वो छत पर चढ़ेगा तो उसकी संपूर्ण जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जो किया गया कार्य है इसकी जगह पर हम स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला रख सकते हैं mgh, और अपान में ये टाइम t। ठीक है, अब देखिए m का मान पता है 40 किलोग्राम, लड़का 40 किलोग्राम का है, और g का मान इस सवाल में नहीं दिया है तो कितना प्रयोग करेंगे, 9.8 गुणे, और ऊंचाई का मान कितना है, तो ऊंचाई है 9 मीटर, और बटे में समय कितना है, तो समय है 1/2 मिनट। 1/2 मिनट का मतलब 1/2 गुणे 60 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप हल कर लेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 120 वाट। कितना आ जाएगा, 120 वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक पंप प्रति सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो पंप की सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य का मतलब कि ये शक्ति का मान पूछ रहे हैं। 5 मीटर ऊंचाई h का मान दिया हुआ है, और 160 किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सामर्थ्य या शक्ति P बराबर होता है W/T। ठीक है, अब P बराबर W/T में से जो W है वो क्या है, अब W का मतलब होता है किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, और ये ऊंचाई पर अगर जल को ले जा रहा है यानी इसका मतलब कि ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर संचित हो जाएगी। तो mgh अपान क्या हो जाएगा, T। अब देखिए प्रति सेकंड दिया हुआ है यानी समय का मान 1 सेकंड है, तो यहाँ पर हम सारे मान रख देते हैं। तो m का मान कितना है 160 किलोग्राम, तो 160 गुणे g का मान सवाल में बोला है 10, h का मान दिया हुआ है 5 मीटर, बटे में समय का मान है 1, तो 16×5 80, और ये 2 और 0 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा 8000। और ये P का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक होता है वाट, यानी उस मोटर की, उस पंप की जो शक्ति होगी वो हो जाएगी 8000 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 1.5 किलोवाट सामर्थ्य का एक मोटर जल को 15 मीटर ऊंचा उठाता है, तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य पूछ रहे हैं। ठीक है, ये फिर से इसी तरीके का ये सवाल है, लेकिन इस बार ये कार्य का मान पूछ रहे हैं, जबकि इस वाले सवाल में ये शक्ति या सामर्थ्य पूछ रहे थे। तो इसी फार्मूले से आप देख लीजिए, अगर कार्य का मान पूछ रहे हैं तो P × T करना पड़ेगा। ठीक, तो हम फार्मूला लिखेंगे P = W/T। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पर शक्ति या सामर्थ्य का जो मान दिया है वो किलोवाट में दिया है, और हम लोग जो फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं वो वाट में होना चाहिए, यानी एमके सिस्टम में होना चाहिए। तो 1.5 किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 × 10⁻³ वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 × 10⁻³ वाट बराबर W बटे में समय का मान कितना है 1 घंटे, और 1 घंटे की जगह पर कितना लिखेंगे 60 × ये 60, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 मीटर ऊंचा उठाता है, तो किया गया कार्य W का ही मान पता करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो W बराबर कितना आ जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए 60 × 60 × 1.5 × 10⁻³ ठीक है, अब ये गुणा करेंगे तो 36 गुणे यानी 3600 × 1.5 × 10⁻³ और इन सब का जब आपस में आप गुणा करेंगे, देखिए 1 0 तो इसको दशमलव को हटाने में चला जाएगा,
तो 360 हो जाएगा, और 15 गुणे 6 0 हो जाएगा, यानी 90, 9 आ गया, 15 तियाँ 45 और 45 और 9 54, 540 हो जाएगा। और उसके बाद ये गुणे में 10 के घात कितना है 3, ठीक है। और 1 दशमलव यहाँ चला गया था, एक और 0 यहाँ पर था। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, 5400 को लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 के घात 3, और यहाँ पर ये 10 के घात 3, और सबका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5.4 गुणे 10 के घात 3 और 10 घाते 3 मिलकर 10 घाते 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5.4 गुणे 10 के घाते 6 जूल, ठीक है। तो ये किए गए कार्य का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।